आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक बड़े बंगले के बागीचे में दाहिने छोर पर जो आउट हाउस था, माधवी मुत्तु कुमरन को उसमें ले गई। घर की बैठक, दालान, रसोई घर सब के सब बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे थे। बैठक के एक कोने में टेलीफोन रखा हुआ था। घर में माधवी की माँ और नौकरानी के सिवा और कोई नहीं था। माधवी ने माँ का मुत्तु कुमरन से परिचय कराया। माधवी की माँ अधेड़ उम्र की थीं। उनके कानों में मलयाली बालियां डोल रही थीं। वो जरीदार किनारे वाली धोती, बालारामपुरम नेरियल मुंडू पहने हुई थीं। बहुत मना करने पर भी कॉफी पिलाए बगैर उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा। मुत्तु कुमरन ने तो यहां तक कहा था कि हम तो रात का खाना यहीं खाना चाहते हैं, आप तो कॉफी पिलाकर छुटकारा पाना चाहती हैं। चक्के यानी कटहल और वरुवल यानी चिप्स के साथ कॉफी पिलाकर बीच भेजते हुए उसने ताकीद भी की थी कि 8:30 बजे तक भोजन करने आ जाना। माधवी ने जाते हुए कहा था, एग्लियट्स बीच पर भीड़ कम होगी, वहीं जाएंगे। पर मुत्तु कुमारन ने ठीक उसका उल्टा विचार प्रकट किया। भीड़ से डरने और भीड़ को देखकर भागने के लिए हम दोनों में कोई गोपाल जैसे मशहूर तो नहीं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं, मैंने तो बैठकर बातें करने के लिए सहूलियत देखी। जहां जाओ सहूलियत आप मिल जाएगी। इस सर्दी में कौन समुद्र तट तक आएगा? मुत्तु कुमरन ने कहा। कार को सड़क पर खड़ी कर दोनों समुद्र की रेत पर पैदल चले। दिसंबर की सर्दी और शाम के झुटपुटे में एलियड्स बीच पर भीड़ ही नहीं थी। एक कोने में एक विदेशी परिवार बैठकर बातें कर रहा था। उनके बच्चे रंग रंग की गेंदें उछाल खेल रहे थे। मुत्तु कुमरन और माधवी एक साफ जगह चुनकर जा बैठे। समुद्र और आकाश सारे वातावरण को रमणीक बना रहे थे। एकाएक मुत्तु कुमरन ने माधवी से एक प्रश्न किया। मावेलीकरे से मद्रास आने और कला के इस क्षेत्र में सम्मिलित होने की क्या आवश्यकता पड़ी, और वो भी क्यों और कैसे? इस तरह अचानक उसके सवाल करने की क्या वजह हो सकती है, ये जानने की इच्छा से या स्वाभाविक संकोच से माधवी ने उसकी ओर देखा। यों ही जिज्ञासा हुई, ना चाहो तो मत बताना। भैया भरी जवानी में मर गया तो हम माँ बेटी मद्रास चली आईं। फिल्मों के लिए एक्स्ट्रा की भर्ती करने वाले एक दलाल ने हमें स्टूडियो तक पहुंचा दिया। वहीं गोपाल साहब से मेरा परिचय हुआ। परिचय? माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन की परेशानी चेहरे पर फूटी। मुत्तु को अपने प्रश्न पर जोर देने की हिम्मत नहीं पड़ी। थोड़ी देर दोनों मौन रहे। फिर माधवी मौन तोड़कर बोली, इस लाइन में मुझे जो कुछ तरक्की और सुविधा मिली है, उसके मूल में उन्हीं का हाथ है। गांव में तुम्हारा और कोई नहीं है क्या? बाप का साया पहले ही उठ चुका था, और जब भाई भी चल बसा तो हम माँ बेटे ही सब कुछ थे। कहते कहते उसका कंठ स्वर रुंध गया। मुत्तु कुमरन को उसकी स्थिति समझते देर नहीं लगी। भरी जवानी में कमाऊ भाई के निधन हो जाने से पेट की चिंता में माँ बेटी मद्रास आई हैं। सौंदर्य, शारीरिक गठन, कंठ स्वर आदि से मलयाली होने पर भी साफ सुथरी तमिल बोलने की योग्यता के चलते इसे तमिल कला जगत में स्थान मिला है। इस सुंदरी माधवी को मद्रास आने और कला जगत में प्रवेश पाने तक ना जाने क्या क्या दुख भोगने पड़े होंगे। ये पूछने का विचार मन में आते हुए भी उसने कुछ पूछा नहीं। हो सकता है इससे उसके दिल को ठेस पहुंचे और इस प्रकार के असमंजस में डाल दे कि सदाबहार सा खिला उसका चेहरा ही न मुरझा जाए। इसलिए बातचीत की दिशा मोड़ने के उद्देश्य से उसने अपने प्रस्ताविक नाटक की बात उठाई।
इसे माधवी ने बड़े उत्साह से सुना और अंत में हंसते हुए कहा, इस नाटक में आप ही कथानायक होकर मेरे साथ अभिनय करें तो बड़ा अच्छा हो। वो हंसकर बोला, नाटक तो इसलिए तैयार किया जा रहा है कि गोपाल कथानायक की भूमिका अदा करे। जड़ को ही हिला दें तो फिर काम कैसे चलेगा? सो तो ठीक है, पर मेरा जी चाहता है कि आप मेरे साथ अभिनय करें। इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं तुम्हारी बात की गहराई में जाकर और जोर देकर कहना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अभिनय मात्र करना चाहती हो, जबकि मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। कहते कहते मुत्तु कुमरन भावावेश में बह गया और उसने उसकी फूल जैसी कलाई को अपने हाथ में ले लिया। माधवी की देह में ऐसी फुरहरी सी दौड़ी, वो मानो उसी क्षण उसी जगह उसकी इच्छा पर अपना तन मन वारने को तैयार हो गई हो। उसकी भोली सी चुप्पी और मोहक हंसी में मुत्तु कुमरन अपना दिल खो गया। बहुत रात गए तक वे समुद्र तट पर बैठे रहे। खाना ठंडा हो जाएगा, अब चलें? माधवी ने याद दिलाया तो मुत्तु कुमरन ने शरारत भरी हंसी के साथ कहा, यहां तो नवरस भोजन परसा है, जबकि वहां तो षडरस भोजन ही मिलेगा। संवाद लेखन के मुकाबले आपकी बातचीत भी अधिक अच्छी है। वो कला है, ये जीवन है। कला से बढ़कर जीवन अधिक सुंदर और स्वाभाविक होता है। बातें करते हुए दोनों वापस लौटे। माधवी के घर में रात का भोजन मलयाली ढंग से तैयार हुआ था। नारियल के तेल की महक आ रही थी। कमरे में फैली चंदन बत्ती की सुरभि, माधवी की वेड़ी में लगे बेले की खुशबू और फिर रसोई की सुगंध ने मिलकर विवाह गृह का सा वातावरण पैदा कर दिया था। डाइनिंग टेबल सादे किंतु सुरुचिपूर्ण ढंग से सजी थी। माधवी की माँ ने ये कहकर दोनों को खाने की मेज पर बैठा दिया कि खाना वही परोसेंगी। इधर माधवी की माँ परोस रही थी और उधर मुत्तु कुमरन आसपास टंगे चित्रों पर नजर दौड़ा रहा था। एक चित्र ठीक वहां लगा था जहां आंख उठाते उस पर दृष्टि पड़े बिना नहीं रह सकती। उस चित्र में अभिनेता गोपाल और माधवी हंसते हुए खड़े थे। ये किसी चलचित्र का स्टिल था। उस पर मुत्तु कुमरन की नजर को बार बार जाते देखकर माधवी असमंजस में पड़ गई। वो नाहक किसी संदेह में नहीं पड़ जाए, इस विचार से माधवी ने कहा, मणप्पेड़ यानी वधु नामक एक सामाजिक फिल्म में मैंने नायिका की सहेली की भूमिका की थी। ये उसी का एक दृश्य है जिसमें गोपाल जी मुझसे मिलकर बात करते हैं। अच्छा, उस दिन इंटरव्यू के दौरान मैंने ये समझा था कि तुम में और गोपाल में कोई परिचय नहीं है। सबकी तरह तुम भी नई नई आई हो। तुम तो बताती रही कि तुम्हारे मद्रास आने पर उनकी मदद से ही तुम तरक्की कर सकी। नाटक मंडली की अभिनेत्रियों की गोष्ठी में यद्यपि उन्होंने पहले ही मुझे चुनने का निर्णय कर लिया था, फिर भी नियमानुसार मुझे भी इंटरव्यू में सम्मिलित होने को कहा था। इसलिए मैं भी उस इंटरव्यू में अपरिचित सी बनकर शामिल हुई थी। लेकिन सहसा मेरे पास आकर बहुत दिनों की परिचित की तरह बड़े स्वाभाविक ढंग से बातें करती रही। उसने उत्तर बातों से नहीं, मुस्कुराहट से दिया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट और सुगंधित बना था। पुलचेरी, एरीचेरी, चक्के प्रथमन यानी कटहल से बनी खीर, अवियल आदि विशिष्ट मलयाली व्यंजन परोसे गए। बीच बीच में माधवी कुछ कहती तो उत्तर देने के लिए मुत्तु कुमरन सिर उठाता। सिर उठाते ही वो चित्र उसकी आंखों से जा टकराता। माधवी ने इसे ताड़ लिया। उस एक चित्र के सिवा बाकी सारे चित्र देवी देवताओं के थे। गुरुवायूरप्पन, पलनी मुरुगन, वेंकटाचलपति आदि के चित्र थे। उनमें यही एक चित्र उसकी आंखों में खटकता था। माधवी ने उसके 2-3 मिनट पहले ही भोजन समाप्त कर लिया, इसलिए उसकी अनुमति से हाथ धोने उठ गई। उसके बाद हाथ धोकर आने वाले मुत्तु कुमरन को उस अतिथि कक्ष में एक आश्चर्य देखने को मिला। वो चित्र जिसमें गोपाल और माधवी हंसते हुए खड़े थे वहां नजर नहीं आया। मुत्तु कुमरन ने अनुमान से जान लिया कि माधवी ने चित्र को वहां से हटा दिया है। वो बिना कुछ बोले मन ही मन खुश थी और मुस्कुराती खड़ी थी। मुत्तु कुमरन ने पूछा, उस चित्र को वहां से क्यों हटा दिया? लगा कि आपको पसंद नहीं, इसलिए। मेरी हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखना कहाँ तक संभव है? संभव असंभव की बात छोड़िए, मैं तो आपको नापसंद आने वाली चीजों से भरसक दूर रखना चाहती हूं। वो फलों और पान सुपारी से भरी तश्तरियां उसके आगे रखती हुई बोली। उसे लगा कि माधवी के अकूत प्रेम को संजोने के लिए उसका दिल बड़ा छोटा है। उसने देखा कि माधवी घड़ी घड़ी उससे अकारण ही शर्मिंदा हो रही है।
वो चलने लगा तो माधवी उसे मामबलम तक पहुंचाने को तैयार हो गई, पर उसने मना करते हुए कहा, तुम आओगी तो फिर गोपाल की कार में ही लौटना होगा। ड्राइवर को नाहक दोबारा परेशान होना पड़ेगा। आपको पहुंचाकर वापस आने से दिल को तसल्ली होगी। रात के वक्त तुम बेकार तकलीफ उठाओगी, सवेरे तो हम मिलने ही वाले हैं। अच्छा तो फिर आपकी मर्जी, मैं नहीं आती। मुत्तु कुमरन ने माधवी की मां से विदा ली। वो तो स्नेहमयी दृष्टि से देख रही थी। माधवी ने द्वार तक आकर विदा किया। रात के 9:30 बज रहे थे। कार के रवाना होने के पहले दरवाजे की ओट में माधवी मुत्तु कुमरन के कानों में फुसफुसाई, हमारे समुद्र तट की सैर की बात वहां किसी से मत कहिएगा। जानते हुए भी अनजान बनकर मुत्तु कुमरन ने पूछा, वहां माने कहाँ? उसके जवाब देने के पहले कार चल पड़ी। मुत्तु कुमरन को माधवी का उस तरह कहना पसंद नहीं आया। गोपाल को मालूम हो भी गया तो क्या हो जाएगा? माधवी गोपाल से इतना क्यों डरती है? इस सवाल का जवाब उसी के मन ने दिया। बिना किसी कारण के माधवी इतनी सावधानी नहीं बरतती। हाँ, गोपाल उसके जीवन का मार्गदर्शक रहा है। उसके प्रति आदर भाव और भय को गलत नहीं कहा जा सकता। तर्क वितर्क के बावजूद उसके मन को इसका समाधान नहीं मिला कि चलते समय कानों में आकर इतनी घबराहट के साथ उन शब्दों को कहने की क्या जरूरत थी। जब वो बंगले पर पहुंचा तब गोपाल घर में नहीं था। मालूम हुआ कि वो अल्जीरिया से आई हुई किसी कला मंडली का नृत्य देखने अण्णामलई मंडरम गया हुआ है। मुत्तु कुमरन को इतनी जल्दी नींद भी नहीं आई। उसने सोचा कि कम से कम 1 घंटा लिखकर सोने जाए। लिखना शुरू करने के पहले उसने जो कुछ लिख रखा था एक बार पढ़ा। माधवी उसकी पांडुलिपि की टंकन लिपि तैयार कर छोड़ गई थी, इसलिए उसे पढ़ने में बड़ी सहूलियत हुई। उसकी शुरू से आदत थी कि पहले के लिखे हुए अंशों को बार बार पढ़े और तब आगे के अंश लिखे। वो लिखते हुए ये सोचता हुआ लिख रहा था कि अण्णामलई मंडरम से लौटने पर गोपाल उसे फोन पर बुला भी सकता है, लेकिन लिखकर सोने जाने तक पता नहीं चला कि गोपाल लौटा कि नहीं। सवेरे उठकर मुत्तु कुमरन कॉफी पी रहा था कि गोपाल वहां आया। कहो उस्ताद, सुना कि कल शाम को बहुत घूम फिर कर आए। एलियट्स बीच, फिर दावत, एकाएक एकदम व्यस्त। गोपाल के बोलने के तरीके और हंसने के ढंग में तनिक व्यंग नजर आया तो मुत्तु कुमरन 1-2 क्षण के लिए बिना कोई उत्तर दिए चुप रहा। तुम्ही से पूछ रहा हूं, माधवी से घंटों बात कर सकते हो पर मेरे साथ बोलने का मन नहीं करता क्या? जवाब क्यों नहीं देते? इस दूसरे सवाल में मुत्तु कुमरन को और भी तीखा व्यंग नजर आया। उसके सवाल में ये ध्वनि सुन पड़ी कि बिना कहे और बिना पूछे तुम लोगों को बाहर घूमने जाने की हिम्मत कहाँ से आई? आगे चुप्पी साधना उचित नहीं। इस नतीजे पर पहुंचकर मुत्तु कुमरन ने कहा, किसने कहा तुम्हें? यूं ही जरा घूम आने का जी किया तो हुआ है, बस। बात यहीं पूरी नहीं हुई, वो जारी रही। सो तो ठीक है, तुम्हारे या माधवी के ना कहने से मुझे पता नहीं चलता, ये सोचा था ना तुमने? पता चल भी गया तो फिर अब क्या करोगे? सिर उड़ा दोगे? ऐसा करूं तो मेरे सिर पर बनाएगी। यद्यपि दोनों ऊपर से खेल तमाशे की बात कर रहे थे, पर दोनों के दिल में कोई चीज रड़क रही थी, कांटे की तरह, जिसे दिल की दिल ही में रखकर दोनों नाज नखरे से काम ले रहे थे। मुत्तु कुमरन के विचार से गोपाल ने अड़ामल्ले मंडरम से रात को लौटने पर या सवेरे उठने पर ड्राइवर से पूछकर ये सब जान लिया होगा। फिर भी गोपाल के मुंह से उसने ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि उसने ये कैसे जाना। गोपाल ने बात बदलते हुए पूछा, नाटक किस स्थिति में और कितने पन्ने लिखे जा चुके हैं? बिना कोई उत्तर दिए मुत्तु कुमरन ने मेज की ओर इशारा किया, जिस पर उसकी पांडुलिपि और माधवी की टंकित लिपि रखी हुई थी। गोपाल उठाकर इधर उधर से पढ़ने लगा। पढ़ते हुए बीच बीच में वो अपनी राय भी देने लगा। लगता है नाटक के मंचन में काफी खर्च करना पड़ेगा, दरबार आदि के अनेक दृश्य बनाने होंगे। अभी से शुरू करें तभी ये सब वक्त पर पूरे होंगे। कॉस्ट्यूम्स का खर्च अलग से होगा। मुत्तु कुमरन ने उसकी राय काटने या मानने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बातें करके गोपाल चला गया। बातों के बीच गोपाल ने नाटक की तारीफ करते हुए कहा था कि शुरू सचमुच ही बढ़िया और सुंदर बना है। मुत्तु कुमरन को उसकी तारीफ गहरी नहीं, सतही लगी। उस समय उसके दिल को कोई दूसरा विषय कुरेद रहा था। अपने घर आकर ठहरे हुए मेहमान के विषय में, अपने यहां पगार पाने वाले कार ड्राइवर से ये पूछने वाला मालिक
कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं और क्या बात करते हैं, कितना संस्कारी होगा। ऐसी पूछताछ का शिकार बनने वाले मेहमान के प्रति ड्राइवर क्या आदर भाव दिखाएगा। उसके दिल में ऐसे ही विचार दौड़ रहे थे। हो सकता है कि गोपाल ने रात को या सवेरे माधवी ही को फोन कर पूछ लिया होगा। ये विचार तो आया, लेकिन फिर लौट गया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि माधवी ने स्वयं इस विषय में मुत्तु कुमरन को आगाह कर भेजा था। इस सूरत में गोपाल के सवालों का उत्तर उसने टाल मटोल करते ही दिया होगा। गोपाल एकाएक मुत्तु कुमरन के लिए कोई अनबूझ पहेली हो गया था। मुझे अपने खर्चों के लिए कोई कष्ट न हो, इस उद्देश्य से 1000 रुपये भेजने वाला दोस्त एक छोटी सी बात के लिए इतने रूखे व्यवहार पर क्यों उतर आया है। मुझे बाहर घूमने जाने का या माधवी को मुझे अपने घर खाने को बुलाने का अधिकार नहीं है क्या? इसके लिए ये क्यों इतना उद्विग्न हो उठा है, इतनी तूल क्यों देता है? शायद इसे ये वहम हो गया है कि माधवी ने मुझसे ऐसी कुछ बातें कही होंगी जिन्हें अपने विषय में वो रहस्य समझता हो। क्या उस संदेह का आमने सामने निराकरण न कर पाने की वजह से ही वो इस तरह घुमा फिरा कर पूछ रहा है? इस तरह मुत्तु कुमरन के दिल में विचारों पर विचार उठ रहे थे। सुबह का नाश्ता आने के पहले नहा धो लेने के विचार से वो स्नानागार में घुसा। ब्रश करते, नहाते, शरीर पर साबुन लगाते गोपाल के सवालों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। शावर बंद कर शरीर पहुंचकर बाथरूम से ड्रेसिंग रूम में आया तो कमरे के बाहर उसे टंकन ध्वनि और चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने समझ लिया कि माधवी आ गई है। उसके आने की राह देखे बिना और उसके लिए ठहरे बिना आते ही माधवी ने टाइप करना शुरू कर दिया तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। कपड़े बदलकर वो बाहर आया तो उसने देखा कि माधवी गुमसुम बैठी है। उसके बाहर आने पर उसने टाइप करना बंद नहीं किया, ना ही कुछ बोली, चुपचाप टाइप किए जा रही थी। मुत्तु कुमरन समझ गया कि गोपाल ने माधवी से भी बातें की हैं, अन्यथा माधवी में एक कृत्रिम गंभीरता नहीं आती। पास जाकर उसके टाइप किए हुए कागज उसने उठाए, तब भी बिना बोले माधवी टाइप करने में लगी रही। माधवी, नाराज हो क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या आज मौन व्रत है? माधवी का मौन भंग करने के लिए उसने बात छेड़ी। टाइप करना बंद कर वो उसकी ओर मुड़ी और जैसे अचानक फट पड़ी। मैंने आपको कितना आगाह किया था, लेकिन आपने सारी बातें गोपाल जी से कह दी। ये मुझे कतई पसंद नहीं। माधवी के संदेह और क्रोध का कारण अब मुत्तु कुमरन की समझ में आ गया, पर उसका एक काम पसंद नहीं आया। उसने कितनी जल्दी उसके बारे में अपनी धारणा बदल ली और सारी बातें उगल दी। गुस्से में उसकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। अभी आप सुन रहे थे नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।